हेलो डियर फ्रेंड्स। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी पर स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। देखो, अभी अपने हाल ही में 22 मार्च 22 मार्च 2026 को EMRS PGT फिजिक्स का टीयर 2 हुआ है। EMRS PGT फिजिक्स का टीयर 2 हुआ है, जिसमें दो पेपर थे। दो पेपर फिजिक्स के, यानी फर्स्ट था वो तो अपने क्या था, थ्योरी थ्योरी बेस MCQ थे, और एक दो इसमें न्यूमेरिकल थे। लेकिन जो सेकंड था इसमें वो आपका डिस्क्रिप्टिव था। डिस्क्रिप्टिव जिसमें आपको क्या है, पूरा सॉल्यूशन करना था, वो आपको लिखना था डिटेल के अंदर, डिटेल में लिखना था। ठीक है। अब आज हम बात करेंगे जो हमारा सेकंड पेपर हुआ था ना। सेकंड पोर्शन था, पेपर तो एक ही था फिजिक्स का, लेकिन उसके पार्ट दो थे। सेकंड पार्ट था ना, सेकंड पार्ट की बात करेंगे और उसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे कि किस प्रकार आप उसका सॉल्यूशन करोगे, तब आपके क्या है, नंबर बनेंगे। तो बात करते हैं सेकंड पार्ट में। फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को उठाएंगे, फिर उसका क्या है सॉल्यूशन देखेंगे, फिर सेकंड क्वेश्चन को, फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट का फिर सॉल्यूशन, फिर सेकंड, फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे। इस प्रकार आप अपने हैं वो कंटिन्यू करते जाएंगे। तो देखो, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, मात्रकों की एक नई प्रणाली का प्रस्ताव किया गया है, जिसके द्रव्यमान का मात्रक अल्फा, लंबाई का मात्रक बीटा तथा समय का मात्रक गामा है। इस नई प्रणाली में 5 जूल का माप क्या होगा। फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट में तीन पार्ट हैं, A B C। पहले हम क्या है फर्स्ट का सॉल्यूशन देख लेते हैं, फिर बी का देख लेंगे, फिर सी का देख लेंगे। तो देखो, इस तरीके से आपको इसको डिटेल में क्या है सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन के ए पार्ट की बात करते हैं। देखो, ऊर्जा का विमीय सूत्र आप जानते ही हो, क्या होता है, M1L2T-2 होता है। और यानी यहाँ पे विमा है, उसमें आप ऐसे लिखते हैं ना, विमा विमा लिखते हैं हम। तो ये लिखते हैं कि M की पावर A, L की पावर B, T की पावर C। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, A की जगह 1 हो जाएगा, B की जगह 2 हो जाएगा, और C की जगह -2 वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास जो विमा दे रखी है वो MKS के अंदर है, तो इसका मात्रक आ जाएगा M1, यानी MLT। तो इसमें वैल्यू है 1 kg, 1 मीटर, 1 सेकेंड। और N1 है वो आप जानते ही हो 5, ये वैल्यू होती है। अब दूसरी जो हमारे पास नई यूनिट मात्रक प्रणाली दी गई है, उसमें बताया गया है कि M2 यानी मास को तो क्या मानना है, अल्फा kg, और लंबाई को मानना है बीटा मीटर, और टेम्परेचर जो टेम्परेचर क्या टाइम है, समय है, उसको मानना है गामा सेकंड। और N2 की वैल्यू अपने को क्या है, फाइंड करनी है। तो देखो, हम जानते हैं कि एक दूसरी यूनिट को आप एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। तो N1U1 इक्वल टू होता है N2U2। N2 की वैल्यू निकालोगे तो N1U1 अपॉन U2 आ जाएगा। और U1 U2 के मान रख दो। U1 U2 का, ये अपना U1 U2 में U1 में वैल्यू है, और ये U2 में वैल्यू है। तो यानी यूनिट रखनी है अपने को। M1 अपॉन M2 की पावर A आ जाएगा, L1 अपॉन L2 की पावर B आ जाएगा, T1 अपॉन T2 की पावर C आ जाएगा। M1 का मान 1 kg है, L1 का मान 1 मीटर है, T1 का मान 1 सेकेंड है, ये रख देंगे। लेकिन इधर M2 का मान अल्फा kg है, L2 का मान बीटा है, और T2 का मान गामा है, तो ये वैल्यू करेंगे। और फिर अपने A B C के मान अपने को, क्योंकि ऊर्जा का एनर्जी की बात कर रखा है, तो एनर्जी में क्या है, इसका भी में सूत्र ये हो जाता है। तो A B C के हमने मान क्या है पहले ही लिख रखे हैं, वो मान रखोगे तो हमारे पास N2 का मान आ जाएगा 5 अल्फा की पावर
-1, बीटा की पावर -2 और गामा की पावर 2। तो इस प्रकार ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट है वो सोल्व हो गया है पार्ट। अब बात करते हैं हम फर्स्ट के सेकंड पार्ट की। तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, एक भौतिक राशि x चार में राशियां a b c d से नीचे दर्शाए गए सूत्र से संबंधित है। x का मान क्या है, a की स्क्वायर, b की क्यूब, c की पावर 5/2 और d की पावर -2। तो a b c d के मापन में प्रतिशत हमें त्रुटि दे रखी है, 1%, 2%, 3%, 4%। और x के मापन में कितने प्रतिशत त्रुटि संभावित है यदि उपरोक्त सूत्र के आधार पर परिकलित x का मान 2.763 कि हमारे सूत्र के अनुसार x का मान अगर ये आ रहा है तो हमें पहले क्या है इसमें एरर देखनी है। और एरर में आपके वैल्यू क्या आ रही है, एक सार्थक अंक तक आ रही है या दो आ रही है या पॉइंट में कितने आ रहे हैं, तो उस हिसाब से इसको क्या है हमें पूर्णांकित करना है। तो बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। इस प्रकार आपको डिटेल इसमें सॉल्यूशन लिखना था। सॉल्यूशन डिटेल लिखोगे तभी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो देखो हमारे पास क्या है, फॉर्मूला दे रखा है। अब हमें पता है कि इसमें परसेंटेज एरर निकालते हैं तो डेल एक्स बाई एक्स इंटू 100%, ऐसे इसको क्या है हम फाइंड करते हैं और करेंगे। परसेंटेज एरर निकालेंगे तो जो पावर है ना वो आगे आ जाती है, चाहे पावर बटा में हो चाहे माइनस में हो कैसे भी हो, ये पावर आगे आ जाती है और सारी की सारी जो एयर है वो ऐड हो जाती है अपने पास। तो देखो इसकी ये फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, डेल एक्स बाई एक्स इंटू 100%। तो आगे वैल्यू आएगी 2, ये इसकी पावर थी तो ये आगे आ गई डेल ए बाई ए इंटू 100 प्लस 3 डेल बी बाई बी इंटू 100 प्लस 5/2 डेल सी बाई सी इंटू 100 प्लस 2 डेल डी बाई डी इंटू 100। अब हम इसकी वैल्यू रखते हैं क्योंकि ये इसकी परसेंटेज एरर होती है, ये इसका मान अपने को दे रखा है 1%, 2%, 3%, 4%। ये वैल्यू रखने के बाद हमारे पास मान आएगा वो आएगा 267.58%। टोटल करेंगे तो इसका मान आएगा 23.5%। अब देखो x को पूर्णांकित करेंगे तो यहाँ दी गई त्रुटियों में एक सार्थक अंक है, यानी एक सार्थक अंक है तो आप जो मान हमारे पास है ना उसमें भी आप एक सार्थक अंक तक वैल्यू लिखेंगे। मान क्या था हमारे पास 2.763। अब देखो सार्थक अंक आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, उसमें देखो एक सार्थक अंक तक लिखना है हमें तो इससे आगे वाली डिजिट है वो देखते हैं। आगे वाली डिजिट है देखो 7 है पॉइंट के बाद और उससे आगे वाली है 6। तो 6 है और मतलब ये 5 से बड़ा है हमारा 7, 5 से बड़ा है 7 तो एक तक लिखना है इसको पूर्णांकित करने के लिए। तो दो को आप क्या कर दोगे प्लस एक यानी 3 फॉर्म में लिख दोगे। अब तो हमारे पास मान आ जाएगा इसका 3। अब फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट तीसरा है सी, धनात्मक एक्स में दिशा में चलते हुए कण जो आवर्ती रूप से विराम में आता है फिर आगे बढ़ जाता है के लिए एक उदाहरण दीजिए। तो धनात्मक रूप से एक कोई आपका मतलब कण है वो पहले आता है फिर विराम में आता है और फिर क्या है आगे बढ़ जाता है। तो इस प्रकार का आप क्या ले सकते हो, इस प्रकार की समीकरण है वो आप एक स्प्रिंग भी ले सकते हो, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या लेकर इसको सोल्व करें। हम एक उदाहरण के तौर पर एक घूमते हुए पहिए की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब पहिया घूमता है तो उसका जो पॉइंट संपर्क में आता है पृथ्वी के वो क्या है कुछ टाइम के लिए क्या है स्थिर अवस्था में आता है यानी विराम में आता है। फिर वह जैसे जैसे पहिया आगे बढ़ता है वो वापस क्या है मोशन में आ जाता है। तो हम ने ये लिख दिया कि घूमते हुए पहिए की रिम पर स्थित बिंदु की गति पहिए के जमीन के संपर्क वाला बिंदु कुछ क्षण विराम में रहता है तथा पहिए के आगे बढ़ने पर वह पुनः गतिशील हो जाता है। यह हमेशा धनात्मक एक्स अक्ष में गतिशील रहता है। इसकी गति का समीकरण, इसकी गति के समीकरण को हमने इस प्रकार क्या है नोटिफाई किया है कि x इक्वल टू टी माइनस साइन टी। तो क्योंकि ये t का फंक्शन इसलिए लिया है क्योंकि x की जो गति होती है वो t पे डिपेंड होती है। अब आप कहोगे सर कि ये t माइनस साइन टी क्यों लिया, तो देखो ये जनरली नोट बताया है एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो इसको। क्यों लिखा ये इसका रीजन है तो ये मैं बता देता हूँ। देखो कि अगर यहाँ पे आप सीधा साइन टी लिखोगे तो टी की वैल्यू जब इसका एंगल 0 आएगा
पाई आएगा तो इसकी वैल्यू क्या है, बार बार क्या है, जीरो होती जाएगी। लेकिन हमारे पास क्या है, एक बार इसका मान जीरो होना चाहिए एक चक्र के दौरान। तो आप इसकी वैल्यू, इसलिए हमें t माइनस साइन टी इसको मानना पड़ेगा। v बराबर डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, विस्थापन में परिवर्तन की दर, तो 1 - cos t। और जब t बराबर जीरो है, 2 पाई 4 पाई होगा, तब v का मान जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जीरो, t का वैल्यू जीरो है, तो v का मान कितना आ जाएगा, कोस जीरो का मान होता है 1 हो जाएगा, क्योंकि 0 2 पाई 4 पाई इन पे क्या है, कोस की वैल्यू होती है वो 1 होती है, तब v का मान जीरो हो जाएगा। बाकी समय, यानी एक चक्र के दौरान एक बार इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए, दो बार जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी समय ये क्या रहेगा, v का मान है वो हमेशा जीरो से ज्यादा रहेगा, जिससे कण सदैव धनात्मक x अक्ष में आगे की ओर बढ़ता रहेगा। ये अपने फर्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन फर्स्ट था, उसके ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट की हमने क्या है, डिस्कस कर लिया है। इसी प्रकार आपको सभी के क्वेश्चन आंसर है वो डिटेल में देने पड़ेंगे, डिटेल में देंगे तभी आपके क्या है, नंबर बनेंगे। और आपका ऐसे ही क्या है, केवीएस का भी एग्जाम ही है, ऐसे ही डिस्क्रिप्टिव पोर्शन आएगा उसके अंदर, और न्यूमेरिकल पोर्शन भी आएगा। तो आप सभी को, अगर हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है, तो हमारा चैनल है, आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और अपने दोस्त हैं जो भी ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी शेयर करें, ताकि उनको भी हमारी ये वीडियो है इसका लाभ मिल सके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दो है, क्वेश्चन नंबर दो है उसके पार्ट ए की। ए पार्ट की बात करते हैं तो इसने क्या कहा है, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये रेन विथ मैन वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपको बताना है कि कौन सी दिशा में वर्षा की वेग है, आपको आता हुआ दिखाई देगा। तो एक लड़की 5 मीटर पर सेकंड की चाल से उत्तर दिशा की ओर साइकिल चला रही है, और उसे वर्षा की बूंदें सीधी नीचे गिरती हुई दिखाई देती है। यदि वह अपने चाल बढ़ाकर यदि वह अपनी चाल बढ़ाकर 10 मीटर पर सेकंड कर देती है, तो वर्षा उसे ऊर्ध्वाधर दिशा से 45 डिग्री के कोण पर आती हुई प्रतीत होती है, भूमि पर स्थिर प्रेक्षक के अनुसार। यानी कोई पृथ्वी है, उसके ऊपर कोई प्रेक्षक है, ऑब्जर्वर है, उसके अनुसार वर्षा का वेग क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो बात करते हैं देखो इसके सॉल्यूशन की। तो देखो, हमने मान लिया कि साइकिल सवार लड़की है, माना नहीं क्योंकि अपने क्वेश्चन में दे रखा है कि साइकिल सवार लड़की है, उसकी चाल क्या है, 5 मीटर पर सेकंड है। उसे वर्षा की बूंदें ऊर्ध्वाधर सीधे नीचे गिरती हुई कब प्रतीत होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में क्या है, वो क्या है, साइकिल चला रही है लड़की। तो साइकिल चला रही है, तो उसको इसका वेग क्या है, 5 मीटर पर सेकंड है हॉरिजॉन्टल में। अगर इसको वर्षा की बूंदें वर्टिकली फॉल होती हुई दिखाई दे रही है, इसका मीन क्या है कि जो बारिश बारिश आ रही है वो वर्टिकली तभी आपको दिखेगी, नए मतलब ऊपर से नीचे गिरती हुई, जब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बारिश का, वो इसकी रफ्तार के बराबर हो। यानी आपकी बारिश का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वो भी आपके 5 मीटर पर सेकंड होगा। तो आप लिख दोगे कि यह तय क्षैतिज घटक है वो लड़की की चाल के बराबर होगी। अब यदि लड़की की चाल आपने क्या कर दी, 10 मीटर पर सेकंड हो जाए, तो उसे वर्षा की बूंदें 45 डिग्री के कोण पर आती हुई प्रतीत होती है। तो आप क्या कहोगे कि हमें ऊर्ध्वाधर से हमने मान लिया 45 डिग्री कोण पे आपको बारिश आ रही है, जब कब, जब आपकी गर्ल है वो, उसकी लड़की की चाल है 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है। अतः आप लिख सकते हो कि टेन थीटा इक्वल टू वर्टिकल बाय देखो रेन का वी, जो वेलोसिटी है उसका रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बटे रेन का वर्टिकल कंपोनेंट। क्योंकि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये आप लिखते हो ना, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, वहां से आया है वर्टिकल। क्योंकि जो लंब होता है ना, वो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया जाता है। देखो ये है आपका हॉरिजॉन्टल, ऐसे मान के चलो, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, यही तो आपका क्या है, इसमें लंब बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लो चाहे इसकी, कि ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो यही आपका लंब बनेगा, क्योंकि लंब ये आधार हो गया आपका।
इस प्रकार। तो आप क्या लिखोगे कि ये ओरिजेंटल कंपोनेंट और ये आपका इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। अब आप क्या कहोगे कि हमारे पास ओरिजेंटल कंपोनेंट है वो चेंज हो रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट तो अपने को निकालना है, आया ही नहीं है हमारे पास। तो ओरिजेंटल कंपोनेंट निकालोगे तो आप क्या लिखोगे, हम ये लिखेंगे कि वी आर जी है उसका रेन का मतलब वेलोसिटी है, वो रेन की गरल के रिस्पेक्ट में उसका ओरिजेंटल कंपोनेंट निकालना है। तो हमें क्या है, जो रेन है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखना है, माइनस अपने को वी गरल है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखना है। तो हम लिखेंगे रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 5 है और गरल की अब लास्ट में आपने कितना कर दिया, 10 कर दिया, तो -10। और ये अपना फॉर्मूले से है क्योंकि वी आर जी होता है ना, उसको लिखते हैं वी आर माइनस वी जी। तो 5 - 10 हो गया इक्वल टू -5 मीटर पर सेकंड, ये मान आ गया। अब 10 45 की वैल्यू आप जानते ही हो 1 होती है, -5/v रेन है उसका वर्टिकल कंपोनेंट, तो वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास है -5 मीटर पर सेकंड आ गया। नेगेटिव साइन ये दिखाता है कि विपरीत दिशा है, यानी विपरीत दिशा यानी अपवर्ड नहीं है, डाउनवर्ड है। तब परिणामी वेग कितना आ जाएगा वर्षा का, √ऑफ -5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हमने निकाल लिया -5 और वर्टिकल भी अपने पास आ गया -5। दोनों का रिजल्टेंट अपने पास है, रेन का वेलोसिटी आ जाएगी। अब बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है कि द्रव्यमान m का एक गुटका है, एक खुरदरी ऊर्ध्वाधर दीवार के साथ उंगली से दबाकर उंगली से दबाकर रोका गया है। यदि गुटके और दीवार के बीच घर्षण गुणांक म्यू है तथा गुरुत्व त्वरण जी है, तो गुटके को दीवार के साथ स्थिर बनाए रखने के लिए उंगली द्वारा लगाया जाने वाला न्यूनतम बल ज्ञात कीजिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आपको डिटेल में देना था। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आप निकाल के इसका रिजल्ट लिख दो, ये ऐसे नहीं करना था अपने को। हमने मान लिया ये कोई दीवार है, ठीक है, इस दीवार के साथ ये गुटका है एम, अब इसका मास है, लटका हुआ है। अब देखो आपको पता है क्योंकि ये नीचे आएगा, क्यों आएगा, इसके बारबल के कारण, ग्रेविटेशन के कारण, जी के कारण इस पे एम जी बारबल है, वो नीचे की ओर लगेगा। और आपको पता है कि घर्षण फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है हमेशा कौन सी डायरेक्शन में लगता है, मोशन जिस तरफ मोशन होता है ना उसके अपोजिट लगता है, ऊपर की ओर लगेगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगेगा। और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, फ्रिक्शन का मान होता है F इक्वल टू म्यू इंटू एन। एन होता है आपका नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। अब यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा, देखो F बल आपने इसको स्टेबल रखने के लिए लगाया है, तो इसके अपोजिट इसका क्या है, नॉर्मल होगा। तो यानी एन की वैल्यू हो जाएगी F के इक्वल। तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा, म्यू इंटू एफ। और हमें क्या है, दोनों को स्टेबल रखना है, तो ऊपर जो आपका घर्षण फोर्स लग रहा है वो mg बल के बराबर होना चाहिए। तो आप इन दोनों को क्या कर दोगे, बराबर, म्यू एफ इक्वल टू एम जी। तो एफ की वैल्यू आ गई mg/म्यू, यानी हमें इतना बल है इसको लगाना पड़ेगा ताकि ये क्या है, दीवार के सहारे चिपका रहे। अब क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। 3 का फर्स्ट पार्ट है, 5 kg द्रव्यमान का एक पिंड प्रारंभ में विराम अवस्था में है, उस पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है। 10 सेकंड के अंत में उस पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। यानी अपने को लास्ट 10 सेकंड के अंदर उसकी कितनी है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी का डिस्कस करना है। तो अब मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है आपको, क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। हमें क्या है, v, अगर v फाइंड आउट कर लेना हम, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। तो v फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्या है, a होना चाहिए, क्योंकि v बराबर u प्लस ए टी, ये गति का समीकरण होता है। यहाँ अगर a हमारे पास आए तो v आ जाएगा। और a आप निकाल सकते हो कि 5 kg द्रव्यमान है और उसके ऊपर 20 न्यूटन बल लग रहा है, तो F बराबर एम ए से आप क्या है, निकाल सकते हो a का मान। देखो किस प्रकार इसको सॉल्यूशन करेंगे, तो हम देखेंगे कि ए पार्ट है तीसरे क्वेश्चन का, तो m बराबर 5 kg दे रखा है मेरे पास और बल दे रखा है 20 न्यूटन, और हमें इनिशियल वेलोसिटी u बराबर दे रखी है 0। तो t बराबर 10 सेकंड पर अपने को काइनेटिक एनर्जी इसमें ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि न्यूटन की गति के
न्यूटन का गति का दूसरा नियम होता है F इक्वल टू एम ए, एफ बराबर एम ए, यानी बल का परिमाण। ए इक्वल टू आ जाएगा एफ बाई एम, इक्वल टू आ जाएगा एफ की वैल्यू आ जाएगी 20 दे रखा है अपने को, और मास हमारे पास 5 है ही। 4 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन, यानी हमारे पास त्वरण की वैल्यू आ गई। अब देखो अंतिम वेग निकालना है गति के फर्स्ट समीकरण से, v बराबर u प्लस ए टी। यू का मान 0 है, ए का मान हमने निकाल लिया, टी का मान 10 है, तो v की वैल्यू आ गई 40 मीटर पर सेकंड, हमारे पास इसका मान आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो आप जानते ही हैं हाफ एम वी स्क्वायर होता है। हाफ एम का मान है, v की वैल्यू हमारे पास आई गई, तो इस प्रकार आप निकाल सकते हो एनर्जी 400 इंटू 10, यानी 40 इंटू 100, यानी 4000 आ जाएगा इसका जूल। ये वैल्यू आ जाएगी 4000 जूल एनर्जी का मान हमारे पास है आ जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के बी पार्ट की। ये इजी है, द्रव्यमान केंद्र पूछा है आपको, द्रव्यमान केंद्र की पोजीशन बतानी है। 6 केजी और 2 केजी द्रव्यमान वाली दो वस्तुएं क्रमशः स्थितियां 6 i कैप माइनस 7 j कैप और 2 i कैप प्लस 5 j कैप माइनस 8 k कैप पर स्थित हैं। इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना है। तो द्रव्यमान केंद्र आपने पढ़ाई होगा किस प्रकार। देखो जिस प्रकार मैंने ये सोल्व करवा रखे हैं इसी प्रकार आप डिटेल में सोल्व करोगे, तभी आपको पूरे के पूरे इसमें नंबर मिलेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी को पता चले कि किस प्रकार एनवीएस केवीएस और जो ईएमआरएस है उसके जो टीयर सेकंड हो रहा है उसमें आपको सॉल्यूशन करना है। M1 है, 6 6 केजी है, M2 है 2 केजी है। इसकी पोजीशन दे रखी है 6i-7 j कैप, और दूसरे की भी दे रखी है। तो आर सी एम सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, M1 को R1 से गुणा कर दो, M2 को R2 से गुणा कर दो, और जो बट्टा में टोटल मास है वो रख देंगे। तो इस प्रकार रखेंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास क्या है 5 i कैप माइनस 4 j कैप माइनस 2 k कैप। ये हमारे पास क्या है सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पहले पार्ट की बात करेंगे। तो ध्रुवीय उपग्रह के लिए विषुवतीय तल और कक्षीय तल के कोण मध्य कोण कितना होता है। भू स्थिर उपग्रह के विषुवतीय तल और कक्षीय तल के बीच कोण कितना होता है, यानी विषुवतीय तल है और जिस के अंदर वो जो अपना गति करता है उपग्रह, उन दोनों के बीच में कोण बताना है। एक तो पोलर के बीच में बताना है, एक आपका जो वो विषुवतीय तल के अंदर ही मोशन करता है उसके लिए एंगल बताना है। तो देखो इसको किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। इसमें सिंपल है, क्योंकि ध्रुवीय उपग्रह है वो ध्रुवीय तल से गुजरता है, अतः विषुवतीय तल और ध्रुवीय तल है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। भू स्थिर उपग्रह है ये विषुवतीय तल से होकर ही गुजरता है, क्योंकि विश्व भू स्थिर उपग्रह है ये आपके भूमि के साथ साथ ही चलता रहता है, विषुवतीय तल में ही मोशन करता है। तो विषुवतीय तल यानी विषुवतीय तल कौन सा होता है, इक्वेटर वाली लाइन होती है, ठीक है, इक्वेटर, इसको विषुवतीय तल बोलते हैं। तो इक्वेटर पे ही आपके क्या है भूस्थिर उपग्रह रखे जाते हैं। तो उन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, पोलर वाले के बीच है 90 हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, सीधा बताना था थ्योरेटिकली बेस्ड। अब 4 नंबर क्वेश्चन है, उसका सेकंड पार्ट है। मान लें कि अनंत पर गुरुत्वीय विभव शून्य है और पॉइंट 1 केजी द्रव्यमान वाले एक पिंड के लिए निम्न स्थितियों में गुरुत्वीय विभव तथा उसकी स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है अपने को। कौन सी कंडीशन में अपने को स्थितिज ऊर्जा की और गुरुत्वीय विभव की गणना करनी है। पृथ्वी की सतह पर और पृथ्वी की सतह से उसकी औसत त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर, यानी h दे रखी है और h कितनी दे रखी है r के इक्वली दे रखी है मान लो, उसके ऊपर अपने को मान बताना है। वैल्यू दे रखी है गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2, ये इसकी वैल्यू होती है, मात्रक होता है। और पृथ्वी का द्रव्यमान होता ही है 5.98 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, ये अपने को पृथ्वी का द्रव्यमान दे रखा है। तो हम निकाल लेंगे, इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, पृथ्वी की सतह पर v बराबर क्या होता है, गुरुत्वीय विभव v बराबर -gm/r होता है।
जी आपका सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है, उसकी वैल्यू रख दो, और एम का मान पृथ्वी का द्रव्यमान है उसकी वैल्यू रख दो, और आर इसकी रेडियस है 6400 किलोमीटर, वो रख देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -6.26 इंटू 10⁻⁷ जूल पर किलोग्राम। अब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है U इक्वल टू -G m m/r। जी एम अपॉन आर ये क्या होता है, आपका V होता है, तो यानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू हो जाएगी माइनस में जी एम अपॉन आर इक्वल टू वी होता है, तो m इंटू वी। एम का मान 0.1 इंटू, ये इसकी वैल्यू हमने पहले ये फाइंड कर ही रखी है, इसका मान रख देंगे तो हमारे पास स्थितिज ऊर्जा का मान आ जाएगा। अब देखो आगे बात करते हैं। पृथ्वी की सतह से आर ऊंचाई पर, पृथ्वी की सतह से आर ऊंचाई पर, एक तो पहले वाला बात कर ली हमने, पृथ्वी की सतह से आर ऊंचाई पर बात करेंगे तो गुरुत्वीय विभव क्या आ जाएगा, -Gm अपॉन आर प्लस एच। और आर एच की वैल्यू हमें दे रखी है, आर के इक्वल है तो 2r की वैल्यू हो जाएगी, और इक्वल टू v/2, वी हमने निकाल रखा है यानी आधा हो जाएगा। ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या आ जाएगी, m इंटू वी एच, जो वी एच हमने निकाल रखी है उसको m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास इसका रिजल्टेंट माना जाए। इस प्रकार आपको डिटेल में इसका सॉल्यूशन देना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी और पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको इस पे आगे जो भी एग्जाम होंगे उनके सॉल्यूशन है वो देखने को मिलेंगे। और इसमें कई बार मैं फिजिक्स की क्लासें भी आपको देते हैं, बीएससी की। और आगे हम सोच रहे हैं कि आपको फिजिक्स के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराएं, ताकि आप अपनी कंटिन्यू जो भी लैब असिस्टेंट है या फर्स्ट ग्रेड है या सेकंड ग्रेड है, उसमें जो भी फिजिक्स आती है 11th 12th, थोड़ा बहुत ग्रेजुएशन पोर्शन, वो आप अपना प्रिपेयर कर सके अच्छे से। तो मैं आगे इसमें भी ये क्लासें भी लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखो इसमें आपको पूरे डिटेल नोट्स मिलेंगे, वो मैं आपको पूरी क्लास के दौरान कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। समुद्र के जल का घनत्व उसकी सतह पर 1.03 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब है। उस गहराई पर जहां दाब 80 एटीएम है उसका घनत्व कितना होगा। जल की संपीड्यता कंप्रेसिबिलिटी अपने को दे रखी है। अब देखो अपने ये सीधा ही है कि जो घनत्व होता है उसके मध्य और कंप्रेसिबिलिटी और उसका एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन अगर याद है तो हमारे पास ये वैल्यू अपने आप फाइंड हो जाएगी। अब इसको सॉल्यूशन देखते हैं। देखो आप हमने दे रखा है कि रो नोड वैल्यू है वो 1.03 इंटू 10⁻³ है, और पी नोड आप जानते ही हो 1 एटीएम होता है, पी की वैल्यू 80 एटीएम है। डेल डेल पी कितना हो जाएगा, 80 - 1, क्योंकि पी माइनस पी नोट करेंगे तो 79 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। और 1 एटीएम की वैल्यू क्या होती है, 1.013 इंटू 10⁻⁵ होती है। तो ये वैल्यू लिखेंगे, तो वैल्यू लिखेंगे तो 8 इंटू 10⁻⁶ पास्कल ये माना जाएगा। अब बात करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी अपने को दे रखी है, तब गहराई पर नए घनत्व का मान, तो नए घनत्व की वैल्यू ये फॉर्मूला होता है आपका रो इक्वल टू रो नोड अपॉन 1 - c इंटू डेल पी। रो नोट की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, डेल पी की वैल्यू है, ये वैल्यू रख देंगे और सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास ये सॉल्यूशन इसका आ जाएगा 1033.78 kg पर मीटर क्यूब। तो इस प्रकार आपको डिटेल में इसको सॉल्यूशन करना होगा। डिटेल में सॉल्यूशन आप दोगे तभी आपको इसमें पूरे से पूरे नंबर मिलेंगे। और यही एग्जामिनर चेक करना चाहता था कि आपको इसके बारे में नॉलेज है या नहीं, ताकि आप बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाओ। अब देखो बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 है उसके बी पार्ट की, कि क्रमशः 1.1 सेंटीमीटर और 0.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पारे की मरकरी की दो बूंदें मिलाकर एकल बूंद बना लेते हैं, कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। पारे का पृष्ठ तनाव अपने को दे रखा है। तो हम जानते हैं कि अगर ये हमें दे रखी है दो बूंदें, तो हम क्या देखेंगे,
कि दो बूंदों से मिलाकर एक बूंद, तो दोनों का आयतन है वो बराबर होना चाहिए, बड़ी बूंद का और छोटी बूंद का। उससे आप इनकी रेडियस में रिलेशन है वो निकाल पाओगे। तो देखो R1 दे रखी है अपने को, R2 दे रखी है। हमें जो भी कैलकुलेशन करनी होती है वो MKS यूनिट के अंदर करनी होती है, यानी सेंटीमीटर है उसको मीटर में बदलना पड़ेगा। बड़ी बूंद का आयतन बराबर छोटी बूंदों का कुल आयतन। बड़ी बूंद का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब, यानी जो बड़ी बूंद बनाई जा रही है उसका अपने को आयतन निकालना है, क्योंकि आयतन तो बराबर ही होंगे, छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बन रही है, यानी रेडियस अलग अलग हो जाएगी। तो r क्यूब, अब इसको 4 पाई, 4/3 है पाई है, यानी 4/3 पाई है, ये दोनों में क्या है कैंसिल हो जाएगा। r क्यूब इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी, मान आ जाएगा r का 2.08 इंटू 10⁻³ मीटर, ये वैल्यू है। तब अब देखो मुक्त ऊर्जा एनर्जी क्या होती है, डेल ई की वैल्यू होती है T इंटू डेल ए। टी ए क्या होता है आपका तनाव बल आता है। तो डेल ए ये आपका क्या है, जो भी मतलब एरिया है, एरिया के अंदर कितना परिवर्तन हुआ है, एरिया चेंज है, वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू रखेंगे, टी की वैल्यू हमने लिख दी, और क्योंकि अपने को पहले दे रखी थी पृष्ठ तनाव की वैल्यू न्यूटन बाय मीटर, और एरिया हमने कितना चेंज आया है वो आपने लिख ही दिया, क्योंकि 4 पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर पहले इतना था, माइनस अब कितना हो गया 4 पाई r स्क्वायर। तो ये वैल्यू लिखेंगे, तो हम इस प्रकार इसका पूरा सॉल्यूशन हमारे पास से आ जाएगा। देखो कैलकुलेशन तो हमें करनी पड़ेगी, खुद आपको स्वयं को करनी पड़ेगी, स्टेप मैं बता रहा हूँ, इस प्रकार आपको पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 57 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की गर्म चाय पीने पर तांबे से भरी दांत की केंटली खाली स्थान के अंदर उत्पन्न तनाव की गणना कीजिए। आप शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड मान सकते हैं, अल्फा हमें दे रखा है, और तांबे का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है, ये हमें ये भी दे रखा है। अब देखो, आपने एक चीज पढ़ा होगा कि डेल एल इक्वल टू क्या होता है, एल नोड अल्फा डेल्टा टी। अब कहोगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, आपने ये पढ़ रखा होगा, ये पढ़ रखा होगा कि एल बराबर एल नोड 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, लंबाई में परिवर्तन अल्फा के कारण। अब देखो यहाँ से एल नोड को मैंने अंदर गुणा कर दिया, तो एल बराबर एल नोड प्लस एल नोड अल्फा डेल्टा टी, ये इधर ले आएंगे तो एल माइनस एल नोड इक्वल टू एल नोड अल्फा डेल्टा टी, ये हो जाएगा डेल एल इक्वल टू एल नोड अल्फा डेल्टा टी, और डेल एल बाई एल नोड अल्फा डेल्टा टी ये होता है। तो ये आपका लेंथ में होता है, ये प्रारंभिक लेंथ थी और ये आपकी की लेंथ में चेंज, तो इस प्रकार आप डेल वी में लिखोगे ना, डेल वी बाई वी नोड मान लो, तो इसको आप लिखोगे गामा डेल्टा टी, ये आपके एक फॉर्मूला होता है, यानी ये आपकी विकृति है, आयतन विकृति। ठीक है, आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। देखो देखो, तांबे की लिए अल्फा इक्वल टू अपने को दे रखा है, के का मान अभी बल्क मॉडुलस भी दे रखा है अपने को, T1 37 डिग्री है, T2 57 डिग्री, डेल टी की वैल्यू दे रखी है। अब देखो गामा इक्वल टू आप जानते हो कि अल्फा बीटा और गामा इनमें क्या रिलेशन होता है, 1 2 3, ये अनुपात होता है इसका, यानी गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 अल्फा हो जाएगा। तो 3 अल्फा आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू है ही हमारे पास, गामा निकाल लिया हमने। अब तापीय प्रतिबल का मान कितना होता है, आयतन प्रतिबल भी देखो, आयतन प्रतिबल क्या होता है, बी गामा डेल्टा टी, ये कैसे आया, क्योंकि डेल वी बाई वी, देखो आप पढ़ते हो आयतन प्रति, देखो बी इक्वल टू आयतन प्रतिबल, आयतन प्रतिबल बटे आयतन विकृति, यही तो पढ़ते हैं अपन। और आयतन प्रतिबल की बात करेंगे तो ये इधर बी गुणा में आ जाए, बी इंटू डेल वी बाई वी, और डेल वी बाई वी का मैंने अभी ऊपर ही आपको बता रखा है, ये देखो डेल वी बाई वी गामा डेल्टा टी, तो इस प्रकार ये हमारा फॉर्मूला जाएगा बी इंटू गामा डेल्टा टी आयतन प्रतिबल। ठीक है, ये हमारे पास सारी वैल्यू है ही, इनकी वैल्यू रख दोगे तो हमारे पास आयतन प्रतिबल का मान आ जाएगा। और प्रतिबल आप जानते ही हो,
की फोर्स अपॉन एरिया, तो यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये अपने पास है, इसकी वैल्यू आ जाए। अब इसके बी पार्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट। देखो, 1 ग्राम हाइड्रोजन और 1 ग्राम हीलियम से बनी एक गैसीय मिश्रण का तापमान 20 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड तक नियत आयतन पर बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा की गणना करनी है अपने को। और गैस नियतांक आर की वैल्यू आप जानते ही हो, और इसने दे भी रखी है। देखो, सीधा इसका मिश्रण का फॉर्मूला लगाना है, Q इक्वल टू N1 C V1 प्लस N2 C V2 इंटू डेल्टा टी। हीलियम की मात्रा 1 ग्राम है, तो मोलर मात्रा कितनी हो जाएगी, होती है हीलियम की 1 हाइड्रोजन, सॉरी हीलियम नहीं, हाइड्रोजन 1H2, मोलर वेट ये होता है 2 ग्राम पर मोल। और हीलियम के लिए 1 ग्राम है, तो इसका मोलर मात्रा होती है 4 ग्राम। क्यों? क्योंकि 1H2He4 जो ये ऊपर लिखा जाता है, ये आपका मोलर वेट होता है इसका। तो H2 के लिए मोल की मात्रा क्या हो जाएगी, जो ग्राम में मात्रा दे रखी है उसमें मोलर वेट होता है, उसका भाग देते हैं तो ग्राम में मात्रा आ जाती है। तो मोल में मात्रा आ जाती है कि ग्राम में मात्रा है 1 ग्राम है, मोलर वेट 2 है, तो उसमें मोलर वेट का भाग दोगे तो ग्राम में, सॉरी, मोल में मात्रा आ जाएगी N1। हाइड्रोजन के मोल कितने हो गए, 1/2 यानी 0.5। हीलियम के मोल कितने हो गए, 1/4 यानी 0.25। डेल टी का मान कितना आ गया, 30 से 20, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। आर की वैल्यू आपने हमें दे ही रखी है, 8.314 जूल प्रति मोल इंटू केल्विन। अतः नियत आयतन पर ताप वृद्धि के लिए आवश्यक मोलर विशिष्ट ऊष्मा Q ये आ जाएगी। Q का मान हमें निकालना ही है, तो ये N1 N1 का मान है, CV1 का मान और CV2 का मान आप निकाल सकते हो। हाइड्रोजन है, देखो, द्वितीय परमाणु गैस है, द्वितीय परमाणु गैस है, तो CV का सीधा फॉर्मूला होता है F+2/2 ये फॉर्मूला होता है आपका। F+2 नहीं होता है CV के लिए, ये CP के लिए F+2 होता है। CV के लिए वैल्यू होती है सीधी F/2 × R, ये होती है F आपके स्वतंत्रता की कोटियां। द्विपरमाणु गैस है, तो द्विपरमाणु गैस के लिए स्वतंत्रता की कोटियां क्या होती हैं, 5 होती हैं, यानी 3 तो इसमें स्थानांतरण की होती हैं और 2 क्या होती हैं, घूर्णन की होती हैं, 5 हो जाएंगी। और हीलियम क्या है, एक परमाणु है, हीलियम एक परमाणु है, तो इसमें क्या है, ओनली स्थानांतरण की कोटियां होंगी 3/2, 3 हो जाएगी, F/2 यानी 3/2। तो CV1 की वैल्यू आ गई और CV2 की वैल्यू आ गई। ये मान आप हम हमारे फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी Q की। Q का मान आ जाएगा 135.1 जूल। ये हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो गया है। इस प्रकार आपको पूरा डिटेल में इसका सॉल्यूशन देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, और आगे भी जो भी एग्जाम रहेंगे NVS KVS और EMRS के, उनमें ये आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो मेथड है, यानी क्वेश्चन है, वो आपको मिलेंगे क्योंकि अब से नया पैटर्न इस साल से लागू कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में फर्स्ट है, गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के अनुसार यह स्पष्ट कीजिए कि हमारे वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी क्यों होती है। आप इसका जनरली भी आंसर दे सकते हो और एक फॉर्मूला बेस भी दे सकते हो कि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी क्यों होती है, ये दे सकते हो। क्योंकि दाब है, वो दाब आपका क्या है, ऊपर जाते हैं तो दाब घटता है। दाब और टेम्परेचर एक दूसरे के समानुपाती हैं, क्योंकि दाब घटेगा तो टेम्परेचर भी आपका घट जाएगा। और वैसे भी आप ये कहते हो कि धूल मिट्टी के कण हैं, वो वायुमंडल में पृथ्वी की सतह के नजदीक सर्वाधिक पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह के नजदीक सर्वाधिक पाए जाते हैं, तब वहां फिर क्या है, तो कर्ण सर्वाधिक है, तो आपस में टक्कर भी सर्वाधिक होगी, टक्कर ज्यादा होगी वहां पे, तो तापमान भी क्या है, वहीं सतह के पास आपको ज्यादा मिलेगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो तापमान भी ऊंचाई के साथ है घटता जाएगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, अणुगतिक सिद्धांत के अनुसार ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी का कारण, वायुमंडलीय दाब में कमी, P = P0 - H ρg। दाब घटने से रुद्धोत्सर्ग प्रसार, जिसके लिए ऊर्जा गैस अपनी आंतरिक ऊर्जा से
होती है U समानुपाती T, यानी आंतरिक ऊर्जा घटेगी तो ताप भी कम हो जाएगा। गुरुत्व में कमी के कारण गैसों का घनत्व ऊपर कम होता है। गुरुत्व में ऊपर जाएंगे तो घनत्व भी क्या है गैसों का घटता जाता है, घनत्व घटता जाएगा तो आपका ताप भी अपने आप ही कम होता जाएगा। ये तीन आपके कारण लिख दिए हैं। बी पार्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के। सरल आवर्त गति करने वाले एक दोलक के अधिकतम त्वरण और अधिकतम वेग के परिमाणों के बीच अनुपात क्या है। देखो, हम जानते हैं सरल आवर्त गति में कण के विस्थापन का समीकरण क्या होता है, x बराबर a sin ओमेगा टी होता है। और वेग निकालोगे तो वेग हो जाएगा dx बाई डी टी, तो a ओमेगा कोस ओमेगा टी, यानी साइन का अवकलन करेंगे तो ओमेगा आगे आ जाएगा। और a ओमेगा को आपने v नोट वैल्यू रख दी, मान लिया। अब त्वरण निकालेंगे तो त्वरण क्या होता है dv बाई डी टी, यानी एक बार और इसका अवकलन कर देंगे तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू आ जाएगा। a इक्वल टू वैल्यू ए ओमेगा स्क्वायर को आपने ए नोड मान लिया साइन ओमेगा टी। तो प्रश्नानुसार हमें क्या है, त्वरण के अधिकतम मान और वेग के अधिकतम मान का अनुपात बताना है। अतः अनुपात क्या हो जाएगा, ए का अधिकतम मान ए नोड है, वी का अधिकतम मान वी नोड है, तो वैल्यू रखेंगे ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा, कट जाएगा ओमेगा से एक ओमेगा कट जाएगा ए से, तो ओमेगा अनुपात सीधा लिख सकते हो आप, ओमेगा अनुपात एक इसकी वैल्यू आ जाएगी। पूरा डिटेल से बताना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके सी पार्ट की बात करते हैं। किस तापमान पर ऑक्सीजन अणु बार 32 में ध्वनि का वेग 28 डिग्री सेंटीग्रेड पर नाइट्रोजन अणु बार, नाइट्रोजन का दे रखा है 28 में, ध्वनि के वेग के बराबर होगा। तो किस ताप पर बताना है दोनों का, आप ध्वनि का वेग निकालो ऑक्सीजन में और ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का, उन दोनों को बराबर कर दो तो आपके पास ताप की वैल्यू आ जाएगी। देखो N2 का अणु भार 28 है, T1 28 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 28 प्लस 273 301 केल्विन। O2 का अणु भार आ जाएगा, लिख ही रखा है और हम जानते भी हैं 32 होता है। T2 की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। गैस में ध्वनि का वेग होता है रूट ऑफ गामा आर टी बाई एम। प्रश्नानुसार कि ध्वनि का वेग ऑक्सीजन में और नाइट्रोजन में, इन दोनों को आप बराबर कर दो, और दोनों ही क्या है द्विपरमाणु गैस है, तो गामा का मान क्या है समान रहेगा, क्योंकि O2 होता है N2 होता है, दोनों ही द्विपरमाणु का है, तो गामा की वैल्यू अपने आप कैंसिल हो जाएगी, रूट कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, ओनली वैल्यू क्या रहेगी, आर का मान भी कैंसिल हो जाएगा, T2 अपॉन M2 बराबर T1 अपॉन M1 वैल्यू रहेगी, तो T2 अपॉन M2 यानी 32 और T1 301 है ही, और M1 का मान 28 है। सॉल्यूशन करेंगे इसका, T2 की वैल्यू आ जाएगी 344 केल्विन। इस प्रकार हमें इसका सॉल्यूशन पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। दो काल्पनिक नाभिकों x और y के अभिलक्षण निम्न है। x नाभिक दे रखे हैं अपने को, जिसका मास दे रखा है 4 है, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो दे रखी है 7.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। इसी प्रकार वाई नाभिक दे रखा है, उसका मास कितना है 56 है, बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियन है वो 8.8 है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये एक्स है, ये हीलियम है आपका, क्योंकि ए आपका 4 2He4 होता है। ठीक है। अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या बताना है अपने को। ए पार्ट, कुल बंधन ऊर्जाएं Bx तथा By का अनुमान लगे, कि टोटल बंधन ऊर्जा बतानी है, पर न्यूक्लियन दे रखी है आपको, टोटल पूछ रखी है, तो इसके न्यूक्लियन कितने 4 है, 4 से गुणा कर दो, और इसको क्या है 56 से गुणा कर दो, और दोनों को जोड़ दो, तो कुल बंधन ऊर्जा आ जाएगी Bx और By की। देखो सॉल्यूशन, हमें देखो नाभिक एक्स के लिए बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ए का मान दे रखा है 4, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाभिक वाई के लिए भी आ जाएगी 492.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल इसको दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल बंधन ऊर्जा आ जाएगी। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। किसी काल्पनिक संलयन पर विचार कीजिए, कि संलयन यानी इन दोनों को मिलाना है, फ्यूजन की बात करनी है अपने को, जिसमें एक्स प्रकार के 14 नाभिक संलयन प्रक्रिया संयोजित होकर ए बराबर 56 द्रव्यमान संख्या का एक नाभिक बनाते हैं।
ठीक है, कि एक्स है वो 14 नाभिक हैं, वो संलयित होकर एक 56 द्रव्यमान का नाभिक बनाते हैं, जिसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा वाई नाभिक की बंधन ऊर्जा के समान है। उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका अपने को अनुमान लगाना है। और यह प्रक्रिया कौन सी है, ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी, एक्सो एनर्जेटिक है या एंडो एनर्जेटिक है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, वो अपने को बताना है। तो इसका सॉल्यूशन देखो इस प्रकार लिख देंगे, सरली है। एक्स के एक नाभिक की बंधन ऊर्जा 28 है, तो 14 की कितनी हो जाएगी, 392 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उत्पाद जो वाई नाभिक की बंधन ऊर्जा है वो कितनी है, 8.8 है, 56 के बराबर है, तो 8.8 इंटू 56, 492.8। अंतर ले लेंगे, उत्सर्जित ऊर्जा कितनी आ जाएगी, वो अपने पास आ जाएगी कि उत्पाद नाभिक की ऊर्जा माइनस अभिवाहक अभिकारक नाभिक की ऊर्जा जिसने भाग लिया, और जो अपने पास प्रोडक्ट बना, और उसमें से रिएक्टेंट वाला घटा देंगे, तो अपने पास टोटल ऊर्जा आ जाएगी। ऊर्जा अगर माइनस में आ रही है तो हम एंडोथर्मिक बताएंगे, और प्लस में आ रही है तो आपके पास एक्सोथर्मिक हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू है वो प्लस में आ रही है 100.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ऊर्जा धनात्मक है, अतः यह एक उष्माक्षेपी प्रक्रिया है। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9, विरामावस्था में किसी इलेक्ट्रॉन को विभवांतर V से गैर सापेक्षिक रूप में त्वरित किया जाता है। तब इसमें दो पार्ट हैं। पहला क्या है, H आपको पता ही है प्लांक कांस्टेंट होता है, Me इलेक्ट्रॉन का मास है, E उस पे आवेश है, और V के पदों में दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा ज्ञात करनी है। लैम्डा का मान बताना है आपको। लैम्डा इक्वल टू आप जानते हो H अपॉन P होता है, और H अपॉन P इक्वल टू होता है mv, या आप P बराबर सीधा रख सकते हो रूट ऑफ 2m के, ये वैल्यू रख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी और मास ऑफ और पी ये वैल्यू रख देंगे। तो अब इसको सॉल्यूशन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य सूत्र होता है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी और एच अपॉन एम वी। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ई इक्वल टू हाफ एम वी ई स्क्वायर ये होती है, 2E इक्वल टू एम वी स्क्वायर, और ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी 2 ई इक्वल टू एम ई स्क्वायर वी स्क्वायर। एम ई इसके पैरों में, ठीक है ना, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, एम स्क्वायर एम वी इक्वल टू आ जाएगा रूट 2 m ई इक्वल टू हो जाएगा अपने पास एनर्जी है E इक्वल टू होता है क्यू वी बोल दो या ई वी, ऊर्जा की एकांक आवेश को विभवांतर से त्वरित करने के लिए जो 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने के लिए जो ऊर्जा की मात्रा होती है वो 1 जूल कहलाती है। इस प्रकार इसकी डेफिनेशन भी दे सकते हैं। लैम्डा का मान आ जाएगा एच अपॉन, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी एच अपॉन रूट 2 m e इंटू ई। वी वोल्ट से त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा E इक्वल टू क्यू वी इक्वल टू ई वी, और ये मान आ जाएगा आपके पास लैम्डा वी इक्वल टू एच अपॉन, यानी ई था उसकी जगह आपको क्या करना है, ई वी करना है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो वी की फॉर्म में अपने पास आ गया वैल्यू, ये अपने पास सूत्र आ गया। अब बी पार्ट इसी पे है, यदि त्वरक विभव वी से बदलकर 9v कर दिया है, 9v कर दिया है तो देखो बट्टा में आ रहा है v और रूट में आ रहा है 9 किया है, तो 9 का रूट हो जाएगा 3, यानी 1/3 गुना हो जाएगा ये। ठीक है, फैक्टर से लैम्डा चेंज हो जाएगा। तो यदि v बराबर 9v है तो h अपॉन 2 m e इंटू 9v, तो 1/3, ये लैम्डा आपका v का कंपोनेंट है ही, यानी वोल्टता को 9 गुणा करने पर उसकी तरंग दैर्ध्य है 1/3 रह जाए, कि लेमडा है वो कम हो जाएगी, 1/3 रह जाए। क्वेश्चन नंबर 10 में आ गए, और टोटल इसमें 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन के सब पार्ट भी हैं 1 to 1 2, तो लगभग क्वेश्चन इसमें क्या है, 36-37 क्वेश्चन है बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 कि माध्यम 1 से समतल तरंगाग्र तरंग चाल जिसकी v1 दे रखी है, माध्यम 2 से जिसमें तरंग चाल v2 है, के समतल सीमा पर आपतित होता है। आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R है, दोनों अभिलंब से मापे गए। क्योंकि जो अभिलंब से मापा जाता है समतल तरंगाग्र होता है उसका कोण I अपवर्तन आपतन कोण, और
अपवर्तन कोण। और हमें क्या है ये सिद्ध करने हैं, आइगन सिद्धांत का उपयोग कर हमें दर्शाना है कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू V1 बाय V2। और सेकंड है इसमें जब तरंग वायु से कांच, अब क्योंकि कांच का अपवर्तनांक n इक्वल टू 1.5 में जाती है तो आई 45 डिग्री के लिए आर की गणना करनी है अपने को, इंसिडेंट एंगल दे रखा है। तो पहला देखो, माना एक समतल तरंगागर है ये ए बी, और आपतित तो हो रहा है, तो आई कोण से आपतित हो रहा है। अब देखो इसकी चाल कितनी हो जाएगी, V1 क्रॉस टी, क्योंकि दूरी ये डिस्टेंस आ जाएगी ना, क्योंकि V1 चाल से चल रहा है तो समय टी लग रहा है इसको यहाँ पहुंचने में, तो V1 इंटू टी हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। और ये आगे इधर जा रहा है तो V2 इंटू टी, ये इतनी दूरी चलेगा, ये इतनी दूरी चलेगा, ठीक है। और ये इसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा बाद में, पर अपवर्तित तरंगागर है, रिफ्रैक्शन हो जाएगा इसका, ए डैश है बी डैश। अब देखो, माना एक समतल तरंगागर ए बी एक अपवर्तक पृष्ठ एक्स वाई, अपवर्तक पृष्ठ अपने पास एक्स वाई है, उस पे आपतित हो रहा है, पहले माध्यम में वेग V1 एवं दूसरे माध्यम में वेग V2 हो, तो अपवर्तनांक म्यू टू वन यानी 1 का 2 के रिस्पेक्ट में, तो V1 बाय V2 लिखते हैं इसको चित्रानुसार। अब आप कहेंगे कि चित्रानुसार हम सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या लिख देंगे, साइन आई, साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और कर्ण अपने पास है, ये आ ही गया। लंब होता है एंगल के सामने वाली भुजा, तो एंगल के सामने वाली भुजा V1 गुणा टी, तो V1 गुणा टी लंब हो गया, और कर्ण हो गया अपने पास है ए बी डैश, ए बी डैश आ गया। अब इसी प्रकार त्रिभुज ए बी डैश ए डैश से साइन आर बराबर, ये साइन आर के सामने वाली एंगल के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, वही लंब V2 इंटू टी बटा ए बी डैश। अब देखो अपने को निकालना क्या है, साइन आई बटे साइन आर निकालना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी ए बी डैश दोनों में कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रहेगा V1 गुणा टी बटा में V2 गुणा टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू V1 बाय बटे V2 इक्वल टू म्यू टू वन। और यही आपका क्या है, स्नेल का नियम होता है, ठीक है। अब इसने क्या कहा है कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, आपतन कोण 45 डिग्री है, तो अपवर्तन कोण अपने को ज्ञात करना है। तो म्यू जी ए इक्वल टू क्या लिखोगे आप, कि एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास, तो म्यू जी बाई म्यू ए साइन आई बाई साइन आर, तो साइन आर की वैल्यू बतानी है अपने को, तो साइन आई अपॉन म्यू जी ए, और साइन आई का मान, एंगल का मान अपने को 45 दे रखा है, बटे अपवर्तनांक भी दे रखा है, वैल्यू रखेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 28.1 डिग्री, ये हमारे पास एंगल का मान है, आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d, ये हमें पता ही है, स्पष्ट न्यूनतम दूरी d होती है। अब इसमें देखो ये सूक्ष्मदर्शी वाला है, किसी एक साधारण सूक्ष्मदर्शी आवर्धक कांच की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, जब अंतिम प्रतिबिंब निकट बिंदु डी पर बनता है तो उसकी आवर्धन क्षमता अपने को बतानी है। तो मैग्निफिकेशन बताना है, आवर्धन क्षमता तो हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखो सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए d इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और f इक्वल टू 5 सेंटीमीटर अपने दे रखा है, जब न्यूनतम प्रतिबिंब निकट बिंदु पर बने तब आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी, 1 प्लस डी बाय एफ, ये आपका सूत्र होता है आवर्धन का, ठीक है। तो m की वैल्यू हमारे पास मैग्निफिकेशन का मान आ जाएगा 1 प्लस डी की वैल्यू 25 है, f का मान है 5 है, 1 प्लस 5, तो इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 6। अब क्यू बी की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बी पार्ट की। तो एक अपवर्तित, बी पार्ट में एक अपवर्तित खगोलीय दूरदर्शक के वस्तु ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, कोणीय आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। ये आपका क्या है, सुक्त सूक्ष्मदर्शी है, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तथा अंतिम दूरदर्शी है, ये टेलीस्कोप है आपका, वो मैंने बोल दिया। ये दूरदर्शी की बात कर रहा है, कोणीय खगोलीय दूरदर्शक ऑब्जेक्टिव लेंस की बात की है इसने, की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर, और नेत्रिका
की क्या है फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर, कोणीय आवर्धन क्षमता की ज्ञात करनी है, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने और अंतिम प्रतिबिंब निकट दूरी पर बने। इसमें एक फॉर्मूला होता है उसमें, और जो अपना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है उसमें बस एक ही चीज का अंतर है कि उसमें डी ऊपर आएगा, एक में डी नीचे आएगा। तो बात करते हैं अपवर्तित दूरदर्शी के लिए। फोकस दूरी दे रखी है ऑब्जेक्टिव की और फोकस दूरी दे रखी है आई लेंस की। तो आवर्धन क्षमता का मान जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो मैं आवर्धन क्षमता मैग्निफिकेशन हो जाएगा माइनस एफ ऑफ ओ बाई एफ ऑफ ई इक्वल टू -100/5 बराबर आ जाएगा -20। जब अंतिम प्रतिबिंब निकट बिंदु पर बने तो हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा इसमें -FO/FE ब्रैकेट 1 + FE/D। और अगर यही उसमें पूछता ना तो सूक्ष्मदर्शी में तो डी ऊपर आ जाता 1 + D/FE। बस इतना अंतर है, ये याद रख लेना। दूरदर्शी में डी, दूरदर्शी का मतलब है तो डी 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 नीचे आएगा, ठीक है। इस प्रकार अपना मैग्निफिकेशन इसमें आ जाएगा। इसमें पूरा डिटेल अपने को फॉर्मूले बेस सॉल्व करके बताना है, और ये नहीं बताना है कि फॉर्मूला कहाँ से आया कैसे आया। क्वेश्चन नंबर 12, किसी समांतर प्लेट संधारित्र का निर्वात है का प्लेट क्षेत्रफल a तथा पृथक्कन यानी बीच में दूरी है वो d दे रखी है। इसका इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि तारों में प्रवाहित चालन धारा का मान I है, ठीक है। अर्ध स्थिर तथा किनारों पर होने वाले प्रभावों की उपेक्षा करें। अब अपने को इसमें बताना है कि समीकरण आई डी इजिकल टू एप्सिलॉन नॉट डेल फाई ई अपॉन डी टी, फाई ई इक्वल टू ई ए का उपयोग कर दर्शाइए प्लेटों में विस्थापन धारा आई डी का मान क्या होगा। आई ई आई डी इक्वल टू आई होगी, विस्थापन धारा के बारे में बताना है। देखो मैक्सवेल की विस्थापन धारा की अवधारणा, जब संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो एक प्लेट पर आपका प्लस आ जाता है, एक पर माइनस, और बीच में क्या है विस्थापन धारा आ जाती है, जिनके कारण आवेशों का एक प्लेट से दूसरी प्लेटों पर स्थानांतरण होता है। उनकी प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण विस्थापन धारा उत्पन्न होती है, जिसका मान होता है आई डी, यानी विस्थापन धारा डिस्प्लेसमेंट करंट एप्सिलॉन नॉट डेल फाई ई अपॉन डी टी, यानी जो आपका विद्युत क्षेत्र है उसमें परिवर्तन की दर और आपका एप्सिलॉन नॉट है उसका गुणनफल। फाई ई आप जानते ही हो, ई ए मान होता है विद्युत क्षेत्र इनटू एरिया, आप उसको गुणा करते हैं तो हमारे पास फाई ई फ्लक्स का मान है आ जाता है। तो आई डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट फाई ई की वैल्यू रख देंगे ई ए, तो ए आपका क्या है 12 आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी। हम ई का मान जानते हैं कि प्लेटों के ऊपर विद्युत क्षेत्र कितना आता है बीच में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी क्यू बाई ए, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए होता है। तो ये वैल्यू रखेंगे क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, तो ये हमारे पास मान आ जाएगा। आई डी का मान आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ब्रैकेट क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। डी क्यू बाई डी टी अपने पास पता ही है आई बनता है, तो आई डी इक्वल टू आई, यही अपने को क्या है सिद्ध करना था। अब इसके क्वेश्चन 2 की पार्ट की बात करते हैं कि ए का मान अगर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी एरिया दे रखा है, आई दे रखी है धारा, तो प्लेटों के मध्य डेल ई बाई डेल टी का मान ज्ञात करना है। अब देखो आई दे रखी है, आप कहोगे हमें आई डी नहीं दी, तो हमें ये चीज लेनी है आई डी इक्वल टू आई। इससे हमारे पास क्या है इसका मान है आ जाएगा। तो ए इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलोगे तो 10⁻⁻⁴ से गुणा कर देंगे। आई इक्वल टू 2 मिली एम्पियर है, मिली को एम्पियर में बदलेंगे 10⁻³ से गुणा। आई इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी, तो डेल ई बाई डेल टी इक्वल टू अपने पास मान क्या जाएगा आई अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। डेल ई का मान आई के बटा में चल जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास पता ही है, ए का मान दिया हुआ है आई का मान दिया हुआ है। इस प्रकार आप डी ई बाई डी टी का मान ज्ञात कर लेंगे। भी इसका मात्रक आ जाएगा न्यूटन कूलम पर कूलम इंटू सेकेंड, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की। एक पराचुंबकीय पदार्थ क्यूरी के नियम का पालन करता है। मान लीजिए कि लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र स्थिर है, अर्थात एच नियत है।
यदि तापमान T1 से बढ़कर T2 यानी दो गुना कर दिया इसका, 2T1 हो जाता है, तो चुंबकीय संवेदनशीलता काई, ठीक है, सस्पेंसिबिलिटी है ये, इसको काई से बोलते हैं। चुंबकीकरण में क्या परिवर्तन होगा, तो इसको देखो सॉल्यूशन किस प्रकार करेंगे। इजी है ये आपका। देखो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, उसके लिए काई का मान क्या होता है, समानुपाती होता है 1/t के लिए, क्यूरी के नियम से। और या आप कह सकते हो काई 1 इक्वल टू C T1। प्रश्नानुसार T2 टेम्परेचर है, वो आपने 2T1 कर दिया, तो काई 2 का मान क्या हो जाएगा, C/T2। तो C इक्वल टू C/2T1 हो जाएगा। यानी पहले वाले की ये सस्पिटिबिलिटी है, यानी ये आपका चुंबकीयता का गुण है, ये भी आपका क्या है, दो आप हो जाएगी, आधी हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर है दो गुना, और टेम्परेचर बटा में लिखा जाता है, तो 1/2 इंटू काई 1 हो जाएगा। अतः आप काई 2 का मान क्या कह दोगे कि काई 1/2। अतः तापमान को दोगुना करने पर चुंबकीय प्रवृत्ति है, सस्पिटिबिलिटी है, वो उसका मान है आधा हो जाएगा। अब बी पार्ट की बात करते हैं, यही हमें बताना था कि चुंबकीय प्रवृत्ति है, उसका मान है कितना हो जाएगा अगर टेम्परेचर को दोगुना कर दिया जाता है। तो सीधा ही आपको याद रखना है कि काई होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, समानुपाती होती है 1/t के, ठीक है। और समानुपाती नियतांक घटाते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, ये समानुपाती नियतांक घटाओगे तो C/t क्यूरी कांस्टेंट आ जाता है। अब इसमें सेकंड पार्ट की बात करें, यदि T टेम्परेचर है 300 केल्विन पर, x काई, x नहीं है ये काई है, काई का मान यानी चुंबकीय प्रवृत्ति का मान दे रखा है, तो T अगर 450 केल्विन पर काई का अनुमानित मान है, क्या आ जाएगा, ये अपने को निकालना है। फॉर्मूला अभी हमने पढ़ ही लिया कि काई 1 दे रखा है, T1 दे रखा है, काई 2 ज्ञात करना है, T2 अपने को दे रखा है, काई 1 इक्वल टू C/T1। तो C का मान आ गया, क्योंकि अगर क्यूरी कांस्टेंट ज्ञात कर ले तो क्यूरी कांस्टेंट तो चेंज होगा नहीं, वो सेम रहेगा, तो C इक्वल टू काई 1 T1, और इसी प्रकार C इक्वल टू काई 2 T2। तो C तो कांस्टेंट है, चेंज होगा नहीं, यानी कांस्टेंट कांस्टेंट रहेगा, तो जो दोनों इक्वेशन आई हैं वो C के बराबर है, तो दोनों वैल्यू ही C के बराबर है, तो दोनों वैल्यू आपस में भी बराबर होंगी। काई 1 T1 इक्वल टू काई 2 T2। तो यहाँ से काई 2 का मान आ जाएगा काई 1 T1/T2, ये वैल्यू आ जाएगी। इससे यहाँ पे आप काई 2 यानी दो जो सेकंड है उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति की वैल्यू निकाल लेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि एक सेल का ईएमएफ ई और विद्युत वाहक बल ई दे रखा है, और आंतरिक प्रतिरोध आर दे रखा है, इसे एक बाहरी प्रतिरोध आर से जोड़ा गया है, यह धारा प्रदान करता है। भी सर्किट में जोड़ रखा है तो धारा प्रदान तो करेगा ही। अब अपने को सिद्ध करना है कि जब धारा आई प्रवाहित होती है तो टर्मिनल वोल्टता V बराबर E माइनस आई आर, टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V बराबर E माइनस आई आर होती है। अतः दिखाइए कि I की वैल्यू ये होगी और V की वैल्यू ये होगी। तो ये भी इजी है क्वेश्चन, टर्मिनल वोल्टेज है, इससे अपने सोल्व हो जाएगा। माना कि एक सेल है और इसने किस प्रकार दे रखा है कि ये E कोई सेल है, ये जोड़ रखा है, इसका आंतरिक प्रतिरोध R है, बाहरी प्रतिरोध कैपिटल R से जोड़ रखा है, धारा I प्रवाहित हो रही है इसमें, और प्लस से माइनस आपकी धारा प्रवाहित होती है, और वोल्टेज नियम लगा देंगे। माना एक सेल आर प्रतिरोध सेल से जुड़ा है जिसका विद्युत बल ई एवं आंतरिक प्रतिरोध आर है, तब चित्रानुसार केवीएल किरचॉफ के वोल्टेज लूप से देखो, ये इधर चल रहे हैं तो आई आर, और इधर जाएंगे तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो माइनस माइनस आई आर, और माइनस रेजिस्टेंस पे हमेशा माइनस ही आई आर लिखा जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस के एक साइड से दूसरे सिरे पे चलोगे ना तो आपका वोल्टेज ड्रॉप ही होगा। और सेल में क्या है, माइनस प्लस का ध्यान रखें, अब माइनस से प्लस की ओर जाते हैं तो प्लस ई लिखेंगे, अगर प्लस से माइनस की ओर आ रहे हैं तो माइनस ई लिखेंगे, इक्वल टू 0, यानी वोल्टेज है वो क्या है, कंजर्व रहेगी। तो ई माइनस आई आर इक्वल टू आई आर हो गया इज इक्वल टू वी। तो इस प्रकार ये फॉर्मूला आ गया वी बराबर ई माइनस आई आर। प्रश्नानुसार समीकरण 1 से ई बराबर आई आर प्लस आई आर, समीकरण 1 है, इसे यहां से आप क्या लिख दोगे, ई बराबर आई आर प्लस आई आर। तो आई कॉमन आ जाएगा, आर प्लस आर, और आई की वैल्यू हमने को पूछी है तो ई अपॉन आर प्लस आर।
अब ये फॉर्मूला हमने बता दिया, और आप जानते हो ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR होता है। V इक्वल टू ई अपॉन आई की वैल्यू, क्वेश्चन 2 है इक्वेशन, उससे वैल्यू रख देंगे तो ई अपॉन आर प्लस आर इंटू आर, तो ई आर बाई आर प्लस आर समीकरण 2 से। अब सेकंड की बात करनी है अपने को। सेकंड थोड़ा सा इसमें ट्रिक दे रखा है कि दो एक समान सेलों प्रत्येक का ईएमएफ ई आंतरिक प्रतिरोध आर को एक बाहरी प्रतिरोधक आर से जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में दोनों स्थितियों में आर से होकर प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए और वह शर्त निर्धारित कीजिए जिस पर आर बाई आर का मान ऐसा हो कि समांतर संयोजन श्रेणी क्रम की तुलना में अधिक धारा प्रदान करे। तो अपने को जो समांतर क्रम में धारा निकाल लो और श्रेणी क्रम में धारा निकाल लो, और धारा किस में आनी चाहिए ज्यादा, समांतर क्रम में ज्यादा धारा होनी चाहिए। तो आप क्या है ग्रेटर का साइन लगा के आई पी यानी पैरेलल में और आई ऐसे इन दोनों पैरेलल में करंट निकाल लें और आई सीरीज में करंट निकाल लें, उन दोनों का मान रख देंगे ये साइन लगा के। जो हमारे पास कंडीशन आएगी आर बाई आर का वो हमें बता देंगे। पहले इसमें देखो श्रेणी क्रम की बात करेंगे, फिर समांतर क्रम की बात करेंगे। श्रेणी क्रम में बात करोगे तो दो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर हमें पता है कि जो विद्युत वाहक बल हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, और प्रतिरोध भी आपका जुड़ जाता है, 2E हो जाएगा। कुल आंतरिक प्रतिरोध भी आपका क्या है, R प्लस आर 2R हो जाएगा। अतः धारा क्या आएगी, आई एस यानी सीरीज में धारा क्या होती है, V बाई आर, यानी वोल्टेज कितनी है 2E, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2R, तो सेल का है, और R अपने जो आउटर जो आपका सर्किट है उसका है, तो R प्लस 2R। समांतर क्रम में जोड़ने पर हमें पता है कि कितने भी एक समान सेल है वो समांतर में जोड़ दें तो एक का जो विद्युत वाहक बल होगा वो सभी टोटल सर्किट का विद्युत वाहक बल होगा, और आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या है, आधा हो जाता है। दो जोड़ते हैं तो आधा हो जाएगा, और तीन जोड़ते हैं तो 1/3 हो जाएगा, ये घटता जाता है। अतः धारा आई पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बाई आर प्लस आर बाई टू। अतः इसकी वैल्यू आ जाएगी 2E आर बाई टू, ये नीचे लघुत्तम लेके ऊपर गुणा कर देंगे 2E अपॉन 2R प्लस आर। प्रश्नानुसार जब समांतर क्रम में धारा अधिक हो तो आई पी ग्रेटर हो जाएगा आई एस से। यहाँ से रिजल्ट सॉल्यूशन करेंगे इसको, 2E से 2E कट जाएगा, और इसमें आपस में गुणा करा दो तो r प्लस 2R है, उसकी वैल्यू है 2R प्लस आर से ज्यादा हो जाएगी, तो r ग्रेटर हो जाएगा r से, यानी r बाई कैपिटल R बाई स्मॉल r है, इसकी वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी। तो r कैपिटल R बाई स्मॉल r है, इसका मान 1 से छोटा होना चाहिए। अर्थात जब बाहरी प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध से कम होगा तब समांतर क्रम में अधिक धारा मिलेगी। जो बाहरी प्रतिरोध है उसकी वैल्यू है, वो समांतर क्रम में प्रतिरोध है उससे क्या है, यानी जो बाहरी प्रतिरोध है वो समांतर क्रम में जो प्रतिरोध है, जो यानी जो विद्युत वाहक सेल का प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध है, उससे क्या है, कम होनी चाहिए। जो बाहरी प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध से कम होगा। ठीक है, तो बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 15 की, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सिलिकॉन या जर्मेनियम के मादन के लिए तात्विक मादकों का चयन प्रत्यय, ये तो समूह है, ये देखो तीसरा समूह है, ये समूह दे रखे हैं आपको, ये कौन सा है, 13वां समूह है, और ये आपका कौन सा है, 15वां समूह है। के तत्वों में से ही क्यों किया जाता है, कि 13 और 15 समूह वाले तत्व हैं इनका ही यूज क्यों किया जाता है, ये अपने को बताना है इसमें। तो देखो इसका सॉल्यूशन हम लिख देंगे, सिंपल है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों में, क्योंकि ये अपने को ये दोनों ही क्या है, चतुर्सयोजी अर्धचालक है। 13वें और वर्ग और 15वें वर्ग है, इन्हीं की अशुद्धि है क्यों मिलाई जाती है, क्योंकि इसमें अपने को होल और इलेक्ट्रॉन है वो क्रिएट करने होते हैं। तो एक दो तरह के अर्धचालक बनते हैं, पी टाइप और एन टाइप, इसीलिए आपके क्या है और ये अर्धचालक बनाने होते हैं, तब इस प्रकार के क्या है, तो ये 13वां और 15वां समूह है, इसको यूज में किया जाता है। तो इसका मैंने पूरा डिटेल से लिख दिया है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों चतुर्सयोजी अर्धचालक होते हैं, परंतु शुद्ध या नेज अवस्था में इनकी चालकता होती है वो बहुत कम होती है। परंतु जब इसमें त्रिसयोजी यानी 13वें वर्ग की अशुद्धि को मिलाते हैं तो आवेश वाहक के रूप में एक एक्स्ट्रा होल मिलता है, यानी एक कैविटी मिलती है, जो क्या है, आवेश का धारा चालन में क्या है, भाग लेता है।
तो इस प्रकार पी टाइप का अर्धचालक, पी का मतलब होता है यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी होल, होल मिलेगा आपको। जब 15वें वर्ग की यानी पंचयोजी अशुद्धि को मिलाते हैं तो आवेश वाहकों के रूप में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलता है, यानी एन टाइप, एन फोर इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो या आप एन फोर नेगेटिव चार्ज, तो एन टाइप का चालक बन जाएगा। आपके चालकों को बढ़ाने, चालकता को बढ़ाने के लिए 13वें और 15वें के वर्ग की अशुद्धि को मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15वें का बी पार्ट, क्या पीएन संधि के सिरों पर विभव प्राचीर की माप केवल संधि पर वोल्टामापी वोल्टमीटर जोड़कर ही की जा सकती है? तो देखो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे कि नहीं, क्योंकि संधि की सामान्य अवस्था में इससे होकर कोई परिणाम धारा प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि संधि से होकर नहीं गुजरेगा कुछ भी जब तक आप इसमें बाहरी कोई सर्किट है या नहीं जोड़ोगे। जबकि वोल्टमीटर के संचालन हेतु कुछ धारा की आवश्यकता होती है, वोल्टमीटर को जोड़ने पर भी पुनः संधि विभव संतुलन हो जाता है। जब आप सर्किट में इसमें बैटरी वगैरह जोड़ोगे तब इसमें क्या है, धारा गुजरेगी पीएन संधि में से, तब अपने पास अक्षय परत का निर्माण होगा और डिप्लेशन लेयर घटेगी या बढ़ेगी, ये हमें तभी बता पाएंगे जब इसको सर्किट में यूज करेंगे। सी की बात करते हैं 15वें के, चित्र में दर्शाए गए प्रत्येक डायोड का अग्र बायस प्रतिरोध 25 है, यानी अगर ये फॉरवर्ड बायस में काम करता है तब इसका रेजिस्टेंस है वो कितना है अपने पास, 25 ओम है। तापस बायस प्रतिरोध अनंत हो जाता है, यानी अगर रिवर्स बायस में कोई भी ये आपका डायोड है यूज होता है तो इसका ओम यानी आप आर आर लिख सकते हो और आर एफ लिख सकते हो। फॉरवर्ड में रेजिस्टेंस और रिवर्स में रेजिस्टेंस अनंत हो जाएगा। यानी हम ये भी पढ़ते हैं कि फॉरवर्ड में ही अपना डायोड वर्क करता है, रेजिस्टेंस अगर रिवर्स में है तो वर्क ही नहीं करेगा, अनंत हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी करंट को जाने ही नहीं देगा। तो अनंत हो जाता है तो धारा I1 I2 I3 I4 के मान अपने को बताने हैं। तो देखो फॉरवर्ड कंडीशन है, ये प्लस है ये माइनस है, तब देख लेंगे कौन सा डायोड फॉरवर्ड है कौन सा रिवर्स है। देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि ये देखो पहले डायोड का अगर बायस में प्रतिरोध आर फॉरवर्ड बायस में 25 ओम है, प्लस बायस में आपका अनंत है, अंत है शाखा ए बी, एक तो ए बी धारा है, ए बी शाखा है, और एक हमारे पास ई एफ, ए बी और ई एफ वाला है, ये डायोड क्या है फॉरवर्ड में रहेंगे तो इनमें क्या है धारा बहेगी। जबकि सी डी है ये रिवर्स में आ जाएगा तो ये डायोड वर्क ही नहीं करेगा, तो इसमें आई थ्री है इसका मान तो जीरो ही हो जाएगा। अब देखो शाखा ए बी का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 25 तो इसका हो गया फॉरवर्ड में और 125 ये हो गया, तो टोटल हो गया 150। ई एफ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा ईएफ शाखा का, तो इसका भी 25 हो गया और 125 से इसका हो गया, इसका भी क्या होता जाएगा 150। दोनों क्या है पैरेलल में है, समांतर क्रम में है, तो कुल आप समांतर क्रम में होते हैं दो प्रतिरोध R1 R2, तो आपको पता ही है कि R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 रिजल्टेंट प्रतिरोध आपका आ जाता है आर आर रिजल्टेंट। तो 75 ओम अपने पास वैल्यू आ जाएगी, तब पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना आएगा आर नेट, क्योंकि ये तो इसका रिजल्टेंट आया है और बाहरी सेल का भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध है 25 ओम, तो अपने पास टोटल हो जाएगा 100 ओम। अतः धाराओं का मान I1, I1 में कितनी धारा जाएगी, रेजिस्टेंस हमने टोटल निकाल लिया, तो धारा और सेल का वोल्टेज अपने पास 5 वोल्ट दे ही रखा है, तो धारा I1 का मान आ जाएगा 5/100 0.5 एम्पियर। अब ए बी और ई एफ शाखा के प्रतिरोध समान है तो इनमें धारा का भी मान क्या होगा समान होगा। टोटल जो धारा धारा का भी आधी आधी बढ़ जाएगी, तो I2 और I4 इक्वल टू I1/2, मतलब जो टोटल धारा I1 बहेगी वो क्या है आधी आधी हो जाएगी दोनों शाखाओं में, और ये जो I3 वाली है इसमें धारा अपने पास है जाएगी नहीं, तो 0.025 एम्पियर 0.025 एम्पियर अपने पास धारा आ जाएगी। और शाखा सी डी में डायोड प्लस बायस में है, अतः इसमें इसमें क्या है धारा का मान है वो अपने पास है जीरो, धारा का मान जीरो हो जाएगा। आपको अगर हमारी वीडियो है वो पसंद आई, हमने जो भी सॉल्यूशन किया इसका वो आपको अगर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको और भी इंटरेस्टिंग और सारी जो भी एनवीएस केवीएस के एग्जाम होंगे उनका हम सॉल्यूशन कराएंगे वो आपको देखने को मिले। धन्यवाद।